टॉप स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट में बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। जिसमें पहला प्रश्न है, बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बच्चों के विकास के संबंध में जो कथन सत्य होगा वह सी होगा। बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। सामाजिक परिवेश जैसा होगा बच्चे का विकास जो है वैसा ही होता है। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ग्रेड 3 के छात्रों के लिए उत्कृष्ट पेशीय कौशल का उदाहरण है। तो पेशीय कौशल का जो उदाहरण होगा वह भी होगा मोतियों को धागे में बांधना। पेशीय कौशल का अर्थ होता है किसी व्यक्ति के शरीर के किसी अंग के द्वारा कार्य करना, जिसमें मोतियों को धागे में बांधना शरीर के किसी अंग द्वारा किया गया कार्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण केवल आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित किया जाता है। आनुवंशिकता का जो निर्धारण किया जाता है वह आँखों के रंग के द्वारा। इसका आंसर ए होगा, आँखों का रंग। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए सीटेट में हमेशा इस तरह के वीडियो लाते रहेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। अगला प्रश्न है, स्कूल बच्चों को नए व्यवहार एवं नियम सिखाते हैं और उनसे उसके अनुसार कार्य करने की अपेक्षा करते हैं। स्कूल समाजीकरण के एक घटक के रूप में कार्य कर रहा है। तो इसका आंसर होगा सी, माध्यमिक। स्कूल समाजीकरण के एक माध्यमिक घटक के रूप में कार्य कर रहा है, जबकि परिवार प्राथमिक के रूप में। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहेल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का, अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है। गुड बॉय, गुड गर्ल। इसका जो आंसर होगा बी, पारंपरिक स्तर होगा। अच्छा लड़की और अच्छा लड़का का जो अभिविन्यास है वह पारंपरिक जो स्तर होता है वही होगा। इसका आंसर भी सही है। अगला प्रश्न है, सीता की साइकिल चलाने के अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के अपने कार्य को संशोधित करने की क्षमता का उदाहरण है। तो ये उदाहरण होगा समायोजन का। समायोजन में ही साइकिल चलाने के अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है, डैश चरण में बच्चे लाक्षणिक कार्यों का उपयोग करना आरंभ कर देते हैं, जिससे भाषा कौशल का तेजी से विकास होता है। किस चरण में बच्चे लाक्षणिक कार्य का उपयोग करना आरंभ कर देते हैं। तो यह चरण होगा पूर्व संक्रियात्मक चरण, जिसमें भाषा कौशल का तेजी से विकास होता है। इस चरण में बच्चे का जो है पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे का भाषा कौशल का तेजी से विकास होता है। अगला प्रश्न है, सीटेट में ये बाल विकास जो है हमेशा लगातार पूछे जाते हैं, जिसमें 8वां प्रश्न है, डैश में एक शिक्षक और 2-4 छात्र एक सहयोग समूह का निर्माण करते हैं और पाठ्य परिच्छेद की सामग्री पर प्रमुख संवाद करते हैं। यह जो है इसका जो आंसर होगा वह व्युत्क्रम शिक्षण होगा। व्युत्क्रम शिक्षण में शिक्षक और 2-4 छात्र एक सहयोग समूह का निर्माण करते हैं और पाठ्य परिच्छेद की सामग्री का प्रमुख संवाद करते हैं। बाल विकास का यह सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, ले वायोगोत्स्की द्वारा प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को शिक्षण प्रदान करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी प्रस्तावित की गई है। तो इसका जो तकनीकी प्रस्तावित की गई है वह निर्देशात्मक मचान तकनीकी का उपयोग किया गया है। आखिर निर्देशात्मक
मचान तकनीकी क्या है? निर्देशात्मक मचान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक शिक्षक छात्रों के अधिगम में वृद्धि करने हेतु सहायता करता है ताकि उन्हें कार्यों में निपुणता प्राप्त करने में सहायता मिल सके। शिक्षक इसे विद्यार्थी के पूर्व अनुभवों और ज्ञान के आधार पर पूर्ण करता है क्योंकि वे नई क्षमताओं को सीखते हैं। मचान विद्यार्थी को आत्मविश्वास प्राप्त करने में सहायता करता है, जो उन्हें तेजी से चुनौतीपूर्ण गतिविधियों को पूर्ण करने की अनुमति देता है। मचान छात्रों को उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता कर सकता है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर सी सही होगा। विद्यार्थी को समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा में जो मुख्य कार्य होते हैं, विद्यार्थी को समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर सी सही होगा। सो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए लगातार सीटेट में महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाते रहेंगे जो आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने में मदद करेंगे। अगला प्रश्न है, हावर्ड गार्डनर के अनुसार दूसरों की मनोदशा, स्वभाव और विचारों का उचित रूप से पता लगाने और प्रतिक्रिया करने की क्षमता के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर होगा अंतर्व्यक्तित्व बुद्धिमत्ता। हावर्ड गार्डनर जो है के अनुसार दूसरों की मनोदशा, स्वभाव और विचारों का उचित रूप से पता लगाने और प्रतिक्रिया को क्षमता के रूप में जाना जाता है, वह अंतर्व्यक्तित्व बुद्धिमत्ता है, जिसके कारण हम दूसरे की विचार, स्वभाव को पता लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक पिता द्वारा अपने बेटे को कहे गए कथन में निम्नलिखित में से क्या परिलक्षित होता है? लड़की की तरह मत रहो, तुम एक लड़के हो। यह इसका जो आंसर होगा वह लिंग रूढ़िवाद का होगा, क्योंकि पिता एक लिंग के आधार पर बच्चे को निर्देशित करते हैं। लिंग रूढ़िवाद का अर्थ होता है एक महिला या पुरुष को विशिष्ट विशेषता, लक्षणों इत्यादि में भेदभाव करना। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो व्यापक और सतत, लगातार और व्यापक के संदर्भ में जो कथन सही नहीं होगा वह ए होगा। यह शिक्षक के लिए बार बार शिक्षार्थियों का परीक्षण का एक आसान तरीका है। इसका आंसर ए जो सही नहीं है। अगला प्रश्न है जिसमें कथन ए और कारण आर दिया गया है। कथन ए का कहना है, एक शिक्षक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धर्म और भाषाई विविधता को समझना चाहिए। और कारण है, कक्षा में विद्यार्थियों का एक जातीय समूह होता है। इसमें ए गलत है लेकिन आर सत्य है। अगला प्रश्न है, छात्रों को इंद्रधनुष में 7 रंगों को अनुक्रम को सीखने के लिए प्रियंका अभिविज्ञोर का प्रयोग करती है। रंगों को क्रम को याद रखने की इस रणनीति को क्या कहा जाता है? ये जो ट्रिक के माध्यम से किसी भी रंग को क्रम को याद रखना यह स्मृति विज्ञान कहलाता है। स्मृति विज्ञान के तहत हम किसी भी रंग के क्रम को टेक्निक के द्वारा याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित युग्म है? इसमें सही जो सुमेलित युग्म है वह बी है, डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया में ही पाठ पढ़ने में कठिनाई होती है, जबकि रचनात्मक गलत है, बुद्धिमत्ता का भी गलत है और डी समावेशन का भी गलत है। इसका आंसर बी सही है। डिस्लेक्सिया में पाठ पढ़ने में कठिनाई होते हैं। सो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। अगला प्रश्न है, अधिगम अक्षमता वाले छात्रों को शामिल करने के सफल कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्रभावी है? अधिगम अक्षमता वाले छात्रों को शामिल करने के सफल कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति जो प्रभावी होगा
वह रणनीति 1 और 2 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर में 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा के एक छात्र को विचार व्यक्त करने में समस्या का सामना करना पड़ता है और अक्सर स्कूल की मुख्यधारा की भाषा और अपने घर में बोली जाने वाली बोली के बीच बदलाव करना पड़ता है। एक शिक्षक के रूप में क्या करना चाहिए? एक शिक्षक के रूप में समान शब्द को लक्ष्य भाषा में धीरे धीरे प्रस्तुत करना चाहिए। इसका आंसर सी सही होगा। शिक्षक का कार्य होता है समान शब्द। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा कैसा होता है? तो एक समावेशी जो कक्षा होता है वो विशेष आवश्यकता वाले छात्र मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली के भीतर सीखते हैं और सभी की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी बाधाओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी सही होगा। समावेशी का अर्थ होता है सभी के लिए समान शिक्षा ही समावेशी होता है। अगला प्रश्न है, सौरभ समावेशी कक्षा में निम्नलिखित विशेषताओं को दर्शाता है। ए है किताब को पढ़ते समय अपने बहुत करीब या बहुत दूर रखता है। बी है बार बार आंख झपकता है। और ये सभी लक्षण दृश्य हानि को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निर्धारित नहीं है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो निर्धारित नहीं है वह है, शिक्षकों को बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार और दंड के उपयोग पर ध्यान देना चाहिए। ये जो है 2020 शिक्षा नीति में निर्धारित नहीं किए गए हैं। अगला प्रश्न है, स्कूल में पाठ्यक्रम को डैश से डैश और डैश से डैश तक जाने की पाठ्यक्रम सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए। स्कूल में पाठ्यक्रम को मूर्त से अमूर्त और स्थानीय से वैश्विक तक जाने के पाठ्यक्रम सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए। इसका आंसर है सी सही होगा। ये सबसे VVI बाल विकास का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी को पढ़ने की पहल करने के लिए पेन, चीता, पानी जैसे अर्थपूर्ण शब्दों को पहचानने और स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह शिक्षा शास्त्र अधिगम के किस सिद्धांत में स्थित है? तो यह रचनावाद सिद्धांत में स्थित है। शिक्षक के द्वारा पेन, चीता, पानी जैसे अर्थपूर्ण शब्दों को पहचानने और स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करना, यह जो है शिक्षा शास्त्र अधिगम के जो सिद्धांत है वो रचनावाद में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की सोच में वैचारिक परिवर्तन को किसके द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? बच्चों का सोच में जो वैचारिक परिवर्तन को जो प्रोत्साहित किया जाना चाहिए वह इसका जो आंसर होगा वह होगा बी, कई उदाहरण देना और बच्चों को उसके लिए प्रोत्साहित करना। ये बच्चों के सोच में वैचारिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी प्रतिस्पर्धी माहौल को लेकर चिंतित और उत्सुक महसूस करता है और एक शिक्षक के रूप में आप महसूस करते हैं। यदि आपके कक्षा में प्रतिस्पर्धी माहौल को लेकर चिंतित और उत्सुक महसूस करता है कोई विद्यार्थी, तो आप शिक्षक के रूप में आप कैसे महसूस करोगे? इसका जो आंसर होगा वह ए होगा, जिसमें ए कथन गलत है लेकिन बी सही है। छात्रों की बढ़ी हुई आशंका और बेचैनी के साथ भावनात्मक भय भी हो सकता है
जो छात्रों की एकाग्रचित शक्ति और स्मृति में हस्तक्षेप कर सकता है। इसका आंसर बी सही होगा। ये कथन गलत है क्योंकि उस शैक्षणिक चिंता लोगों को प्रेरित और जिम्मेदार बनाती है और अधिक दीर्घकालिक और समृद्धि जीवन जीने में सहायता करती है। ये कथन गलत है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चे पहली पीढ़ी के स्कूल जाने वाले लड़कियों और विकलांग बच्चे शिक्षा तक पहुंच के मामले में डैश हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो बच्चे हैं पहली पीढ़ी के स्कूल जाने वाले लड़कियां और विकलांग बच्चे शिक्षा तक पहुंच के मामले में डैश है, तो वंचित है। जो भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है और पहली पीढ़ी के स्कूल जाने में जो लड़कियां और विकलांग बच्चे हैं ये सभी वंचित है और इसे समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए, स्कूलों में सीखना बच्चों के सामाजिक संदर्भ से अलग होना चाहिए। आर, कारण बच्चों के स्कूल में प्रवेश करने से पहले उनके पास पहले से ही सुपरिभाषित शब्दावली और अवधारणा की समझ होती है। इसमें अभिकथन और कारण दोनों गलत है। इसका आंसर डी सही होगा, क्योंकि अगला प्रश्न है, एक छात्रा को लगता है कि वह एक परीक्षा में सफलता हासिल नहीं कर पाएगी और कभी भी अपने प्रदर्शन में सुधार नहीं कर पाएगी। क्षमता के बारे में ऐसे विश्वास को क्या कहेंगे? तो ऐसे विश्वास को हम छात्रों को कार्य को छोड़ने और अधिगम और सहायता को अनुभव करने की भावना महसूस कराता है। यदि कोई छात्रा, अगला प्रश्न है, छात्रों को निरंतर सीखने के लिए प्रेरित रखने में शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगा? तो छात्रों को लगातार सीखने के लिए प्रेरित में जो है शिक्षक को प्रभावी रणनीति जो है छात्रों में क्षमता के बारे में बुद्धिशील विश्वास पैदा करना। अगला प्रश्न है, बच्चों द्वारा दी गई त्रुटियां किसकी सूचक है? तो यह है बच्चों की सोचने की प्रक्रिया वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, अलग होती है। सो दोस्त, थैंक्स। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।